Good afternoon, students. Today I will start a new topic. Name is wide hybridization and polyploidy. Okay. First I will complete wide hybridization, then polyploidy. Let us start with the definition of wide hybridization, or we can say distant hybridization. ओके हिंदी में समझ लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन का मीनिंग क्या है? हाइब्रिडाइजेशन का मीनिंग ये होता है कि दो डिसिमिलर पेरेंट के अंदर प्रोसेस करवाना, यानी कि एक पेरेंट के अंदर किसी अलग टाइप के गुण है। सपोज तो एक पेरेंट टॉल है, दूसरा ड्वार्फ है, तो टॉल एंड ड्वार्फ में क्रॉस करवाना, ये क्या है? इस प्रोसीजर को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ओके, ठीक है। और डिस्टेंस हाइब्रिडाइजेशन या वाइड हाइब्रिडाइजेशन का मीनिंग ये होता है कि डिफरेंट स्पीसीज या डिफरेंट जीनस में क्रॉस करवाना। ठीक है, यदि आप टू डिफरेंट स्पीसीज में सपोज करो एग्जांपल है टिटिकम एस्टाइवम है, ओके, और राई के बीच में क्रॉस करवा रहे हैं, टिटिकम एस्टाइवम और राई के बीच में, तो ये क्या हुआ? यह है डिफरेंट जीनस। ठीक है। या रेफरनस सटाइवा है और ब्रेसिका ओलरेशिया में क्रॉस करवाएंगे, तो ये भी एक इंटर जेनेरिक क्रॉस है, क्योंकि इनका जीनस डिफरेंट है। ओके, लेकिन जैसे कॉटन का बॉटनिकल नेम है तो गोसिपियम हिरसुटम और गोसिपियम बार्बाडेंस, तो इन दोनों का जो जीनस है वो तो सेम है, लेकिन यहाँ पे बार्बाडेंस है, वहाँ पे दूसरा क्या है? हिरसुटम है। तो बार्बाडेंस और हिरसुटम क्या है? तो डिफरेंट स्पीसीज है। तो इस टाइप के क्रॉस को बोलते हैं इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, मीन्स क्रॉसिंग बिटवीन टू डिफरेंट स्पीसीज एंड विच आर हैविंग सेम जीनस, दैट इज कॉल्ड एज इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। और इंटर जेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन मीन्स क्रॉसिंग बिटवीन टू डिफरेंट जेनेरा। ओके, ऐसे प्लांट या ऐसी क्रॉप जिसके दो डिफरेंट जेनेरा हो, उनके बीच में क्रॉस करवाना, उसको बोलते हैं इंटर जेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, यही होता है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन आ जाए हैं कि इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन इज द डिस्टेंस हाइब्रिडाइजेशन और नॉट, तो आंसर देना इनकरेक्ट। या दिस इज नॉट डिस्टेंस हाइब्रिडाइजेशन। वाई? क्योंकि यह इसके स्पीसीज मतलब स्पीसीज भी सेम है और एक ही स्पीसीज की दो वेराइटी में क्रॉस करवा रहे हैं, तो ये क्लोज हाइब्रिडाइजेशन है। ये डिस्टेंट नहीं है, दूर दूर नहीं है, इनका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेम है। लेकिन डिस्टेंस हाइब्रिडाइजेशन में जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि उनके जो अंदर का जो क्रोमोसोम है, वो क्रोमोसोम ज़्यादा डिफरेंट होने चाहिए, एक दूसरे से दूर दूर होने चाहिए। उनके जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफरेंस है वो ज़्यादा होना चाहिए, तब उसको बोलेंगे डिस्टेंस हाइब्रिडाइजेशन। और वो सबसे ज़्यादा कब होगा? वो सबसे ज़्यादा इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन या इंटरजेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन में ही होगा, क्योंकि दो डिफरेंट जेनेरा के बीच में क्रॉस करवा रहे हो या दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में क्रॉस करवा रहे हो। कहाँ वीट है, कहाँ राई है, कहाँ मूली हो गया, कहाँ ये आपका ब्रेसिका स्पीसीज हो गई, तो बिल्कुल ही डिफरेंट हो गया। जैसे बार्ले और वीट में क्रॉस करवा रहे हैं, हाँ, बार्ले वीट में कोई लेना देना ही नहीं है, फिर भी क्रॉस करवा रहे हैं। तो ये इस टाइप के जो क्रॉसेस होते हैं, डिस्टेंस क्रॉसेस होते हैं या वाइड क्रॉसेस होते हैं, तो काफ़ी इनमें प्रॉब्लम भी होता है। लेकिन हम बहुत सारी वेराइटियाँ भी बनाई है जो सक्सेस हुई है थ्रू दिस डिस्टेंस हाइब्रिडाइजेशन। अपन एग्जांपल बात कर लेते हैं डिस्टेंस हाइब्रिडाइजेशन के। 1717 के अंदर 1717 के अंदर सबसे पहला वाइड हाइब्रिडाइजेशन अपने थॉमस फेयरचाइल्ड ने करवाया था, और जिसको जो क्रॉस करवाया था दो ये इंटर स्पेसिफिक क्रॉस था। ठीक है, क्या कार्नेशन स्पीसीज में फ्लावर का कोई स्पीसीज होता है उसमें करवाया था। नाम क्या था? डायंथस कैरोफिलस और डायंथस बार्बेटस। डायंथस कैरोफिलस और डायंथस बार्बेटस में क्रॉस करवाया था, और इस क्रॉस को डिस्टेंस हाइब्रिडाइजेशन या डिस्टेंस हाइब्रिडाइजेशन में इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन
बोलते हैं। और ये सबसे पहले ये आपने थॉमस फेयरचाइल्ड ने करवाया था 1717 में। उसके बाद में 1928 के अंदर कार्पेचेंको ने एक इंटर जेनेरिक क्रॉस करवाया। सबसे पहला इंटर जेनेरिक क्रॉस तो आपका रिम्पाउ वाला है जो 1890 में हुआ, 1890 में ही हो गया, और 1928 के अंदर कार्पेचेंको ने करवाया। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सबसे फर्स्ट इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन फेयरचाइल्ड म्यूल होगा जो कि कार्नेशियन स्पीसीज में हुआ था। और सबसे पहला इंटर जेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन वो होगा रिम्पाउ ने 1819 के अंदर किया था, वो भी टिटिकेल डेवलप की थी। टिटिकेल क्या है, किसका क्रॉस है, वीट और राई का क्रॉस है टिटिकेल। और रेफेनोब्रेसिका किसका है, रेफेनस सटाइवा जिसको मूली बोलते हैं, और ब्रेसिका ओलेरेसिया है ना, गोभी को बोलते हैं, फूल गोभी को। तो यह क्रॉस था, कार्पेचेंको ने रेफेनोब्रेसिका बनाया और रिम्पाउ ने टिटिकेल बनाया, और टिटिकेल क्रॉस है वीट और राई का। अब इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन का और एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ। एक नेरिका राइस है, नेरिका राइस अफ्रीका में ये डेवलप हुई थी, अपलैंड टाइप की राइस है, ठीक है, लो लैंड नहीं, मतलब इसको कम पानी में भी उगाया जा सकता है। और जो अपलैंड जो राइस है ये अफ्रीका में ग्रो की जाती है। और इस राइस के क्या है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है ये देखेंगे। तो ये नेरिका राइस है, ये क्रॉस था ओरेजावा सेटाइवा जो कि एशियन राइस है, एशियन अपलैंड राइस है, और ओरेजावा ग्लेबर्निमा, और ये है अफ्रीकन राइस, ठीक है। तो इस एशियन अपलैंड राइस और अफ्रीकन राइस के बीच में क्रॉस करवाया था। और इनके क्या क्वालिटी ट्रेट्स थे, नॉन शेटरिंग टाइप का था, रेजिस्टेंस था, लोजिंग और हाई यील्डिंग पोटेंशियल था इसमें ओरेजावा सेटाइवा में। और ओरेजावा ग्लेबर्निमा था, उसमें था ड्रॉट टॉलरेंस, यानी कि कम पानी में ये उग जाता है, डिजीज रेजिस्टेंट था, वीड सप्रेसिव था, मतलब वीड ज़्यादा इसमें उगेगा नहीं, खरपतवार, और डिजीज भी नहीं आएगी। अब ये जो कैरेक्टर्स हैं डिजीज रेजिस्टेंस के, वीड सप्रेसिव के, ड्रॉट टॉलरेंस है, ये वाले कैरेक्टर ये ओरेजावा सेटाइवा में भी आ जाएगा, या जो इनका एफन बनेगा, दोनों का कॉम्बिनेशन बनेगा तो उसमें ये दोनों का आएगा। और ये क्या कॉम्बिनेशन था, नेरिका राइस में था ये, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया एग्जांपल है नेरिका राइस, और ये काफ़ी डेवलप्ड मतलब क्या बोलते हैं इसको, काफ़ी बढ़िया प्रोग्राम था जिसके थ्रू ये बना था नेरिका राइस, और ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा है अफ्रीका के अंदर, ठीक है। और आपको इतना से याद करना है कि ओरेजावा सेटाइवा ग्लेबर्निमा का क्रॉस से नेरिका राइस बना था, ठीक है। और डिजीज वीड सप्रेसिव टाइप के जीन ओरेजावा सेटाइवा में ट्रांसफर हुए थे। और इंटर जेनेरिक क्रॉसेस का एग्जांपल देखें, टिटिकेल आपको बता दिया, टिटिकेल किसका क्रॉस है, वीट और राई का ये क्रॉसेस है, वीट और राई का, ठीक है। वीट है, वीट का बॉटनिकल नेम टिटिकम एस्टाइवम, ठीक है। और राई का बॉटनिकल नेम है सिकेल सीरियल, और तो इन दोनों के क्रॉस से बनाया था एक्सक्यूज मी। और फिर बाद में इनमें इन दोनों का क्रॉस करवाया वीट और राई का, तो हुआ क्या था, इन दोनों का क्रॉस सक्सेस नहीं था, ठीक है। इन दोनों का क्रॉस सक्सेस नहीं क्योंकि उनमें क्रोमोसोम में होमोलॉजी नहीं था, यानी क्रोमोसोम में डिफरेंट, मतलब ज़्यादा उनके जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब जब भी आप क्रॉस करवाएंगे तो उनके क्रोमोसोम में ज़्यादा मतलब कि जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में सिमिलरिटी होनी चाहिए। तो ये तो ज़्यादा डिसिमिलरिटी थी इसमें, तो डिसिमिलरिटी होने से क्या हुआ, आपस में क्रॉस सक्सेस नहीं होगा। तो क्रॉस सक्सेसफुल कराने के लिए इन्होंने क्या किया, फिर एम्ब्रियो रेस्क्यू टेक्निक अपनाया, ठीक है। एम्ब्रियो रेस्क्यू में क्या होता है, जब क्रॉस करते हैं तो F1 जनरेट होता है, तो F1 का जो जाइगोट को है वो एक्साइज यानी कि वहाँ से डाइसेक्ट कर लेते हैं, मतलब उसको निकाल लेते हैं, निकाल के फिर उसको न्यूट्रिएंट मीडिया में डाल देते हैं, और वहाँ से फिर प्लांटलेट्स बनाते हैं थ्रू द टिश्यू कल्चर टेक्निक्स। तो हम ये डिटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर कि मतलब एम्ब्रियो रेस्क्यू होता क्या है। एम्ब्रियो रेस्क्यू यानी कि एम्ब्रियो को डाइसेक्ट करके टिश्यू कल्चर करना, यही है। ये वीट है, ये जो नीचे ऊपर वाला ये वीट है, बीच वाला F1 हो गया, और जो लास्ट वाला है ये राई हो गया। तो वीट और राई का ये क्रॉस से ये टिटिकेल का शेप है जो बीच में दे रखा है। अब क्या क्या मेन फीचर्स हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन और इंटर जेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन के। तो सीधी सी बात है कि आप
आपके जीन ट्रांस आप यदि दो डिफरेंट स्पीसीज में क्रॉस करवाओगे, क्यों करवा रहे हो क्रॉस? क्योंकि जो हमको जीन चाहिए, सपोज कोई ड्रोट रेजिस्टेंस का जीन चाहिए या डिजीज रेजिस्टेंस का जीन चाहिए, वो उस स्पीसीज में अवेलेबल नहीं है। तो अब जिस स्पीसीज में अवेलेबल है तो वहाँ से हम ढूंढते हैं, डिस्कवर करते हैं, है ना। तो वहाँ से लेके हमको वाइल्ड स्पीसीज में मिल रहा है, लेकिन वो डिफरेंट स्पीसीज है, डिफरेंट जीनस है, वहाँ से हमें जो वो जीन मिल रहा है तो वहाँ से हम वो जीन ले सकते हैं। तो ये हो गया दो, मतलब कि एक ही स्पीसीज की दो वैरायटी में वो जीन नहीं मिल रहा है तो हम कोई दूसरी स्पीसीज में चले जाएंगे। तो इसका ये इंपॉर्टेंस होगा कि वी कैन ट्रांसफर द जीन फ्रॉम अदर वैरायटी दैट मे बी द वाइल्ड वैरायटी और डिफरेंट स्पीसीज और डिफरेंट जीनस, ठीक है। और ये बहुत वेजिटेटिव प्रोपगेटेड स्पीसीज होती हैं, जो शुगर कैन होगी, बनाना हो गया, तो इनके अंदर ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा है क्योंकि इजी है ना, क्योंकि वहाँ पे तो ज़्यादा होमोलॉजी नहीं चाहिए। और जो F1 जो मिलता है वो स्टेराइल है, वो बोली ब्रेक डाउन हो जाए उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम किसके थ्रू प्लांट जनरेट कर सकते हैं कंप्लीट, क्योंकि सकट्स होते हैं उनके अंदर, ठीक है, बर्ड्स होती है, तो उनके थ्रू हम पूरा कंप्लीट प्लांट बना सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे सीड की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है, सीड हमारा वो एम नहीं होता कि सीड मिले हमारा, लेकिन सीरियल पल्सेस ऑयल सीड वगैरह होती है वहाँ तो चाहिए। लेकिन फॉडर स्पीसीज, वेजिटेटिव प्रोपगेटेड स्पीसीज, उनमें हमें सीड की ज़रूरत नहीं होती है, हमें तो उनका वेजिटेटिव पार्ट की ही रिक्वायरमेंट होती है, तो हम उसे डायरेक्ट उसे यूज़ में ले सकते हैं। और जो हाइब्रिड जो बनते हैं ना इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में, वो 3 टाइप के बन जाते हैं। मगर डिपेंड करेगा कि उनकी क्रोमोसोम होमोलॉजी कितनी है, उनका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन कितना सिमिलर है, कितना डिसिमिलर है, उस पर डिपेंड करेगा। यदि वो दो स्पीसीज के बीच में आप क्रॉस करवा रहे हैं, उनका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ज़्यादा सिमिलर है, तो F1 जितने भी बनेंगे वो सारे के सारे फर्टाइल होंगे। यदि यदि कम है, उनमें जेनेटिक डिसिमिलरिटी कम है और या सिमिलरिटी उसमें कम है, ठीक है, मतलब कि सिमिलरिटी उनमें कम है, क्रोमोसोम होमोलॉजी कम है, तो जो हाइब्रिड बनेंगे वो पार्शियल फर्टाइल होंगे। पार्शियल फर्टाइल यानी कि कुछ हाइब्रिड जो F1 सपोज के 100 F1 आया, एक क्रॉसेस से 100 F1 आ गए, या 100 क्रॉस करवाए 200 F1 आ गए, तो अब मतलब जितने भी F1 आए 100 F1 आ गए, तो जितने उस 100 F1 में से 50 F1 आपके फर्टाइल होंगे, 50 स्टेराइल होंगे। मतलब कि आगे जाके वो सीड नहीं बनाएंगे, फ्लावरिंग नहीं कर पाएंगे, फ्लावरिंग भी कर दिया तो आगे जाके वो सीड प्रोड्यूस नहीं कर सकते फर्दर जनरेशन के लिए। तो ये पार्शियल फर्टाइल होते हैं। एक होता है फुल्ली स्टेराइल, मतलब फोर्थ पॉइंट देखिए, फुल्ली स्टेराइल। फुल्ली स्टेराइल यानी कि दो स्पीसीज में क्रॉस करवा रहे हैं, वहाँ तो वो सक्सेस ही नहीं है हाइब्रिड बनना ही, मतलब क्रॉस ही नहीं हो रहा है, तो फुल्ली स्टेराइल होते हैं, ठीक है। और यदि F1 हाइब्रिड दो जीनस में क्रॉस करवाते हैं तो जनरली वो ऑलवेज स्टेराइल ही बनता है। तो फर्टिलिटी और उसका यदि आपको रिस्टोर करना है, होता क्या है कि दो डिफरेंट जीनस में क्रॉस करवाते हैं, जैसे वीट और राई का क्रॉस कर दिया, या बार्ले और वीट का क्रॉस करवा दिया, ठीक है। अब इनका क्रॉस जब आप करवाते हैं तो जनरली होता है क्या, हाइब्रिड नहीं बनता है, मतलब वो स्टेराइल ही होता है हाइब्रिड, वो सीड प्रोड्यूस नहीं करता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मतलब उसके लिए कुछ फर्टिलिटी लाने के लिए क्या है, मतलब टेक्निकल प्रोग्राम, मतलब टेक्निकली हम क्या करते हैं, कॉल्चिसिन ट्रीटमेंट दे देते हैं उस F1 को। कॉल्चिसिन एक प्रकार का एक केमिकल होता है जो कि जो एनाफेज में जो क्रोमोसोम की मूवमेंट होती है वो होने नहीं देता है, मतलब कि क्रोमोसोम सेग्रीगेशन होता है ना मियोसिस के अंदर, मियोसिस हो गया, माइटोसिस है, तो क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन होता है F1 में, तो वो जब सेग्रीगेशन होगा तभी तो हैप्लॉइड बनेंगे। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉल्चिसिन केमिकल वो सेग्रीगेशन होने नहीं देता है, तो क्रोमोसोम जो जो डबलिंग हुआ था, डबलिंग हो गए, वो हाफ ऑफ जा रहे थे, वो हाफ ऑफ जाना बंद हो गए, स्टॉप हो गए, तो सेल फिर वो डिप्लॉयड ही रह जाती है। तो ये इसका इम्पोर्टेंस है, हो गया। मतलब कि यदि आपको जीन नहीं मिल रहा है तो आप अदर स्पीसीज से जीन ले सकते हैं। और जो हाइब्रिड जो इसमें हाईली सक्सेसफुल है वेजिटेटिव प्रोपगेटेड स्पीसीज या फॉडर स्पीसीज के अंदर भी बोल सकते हैं आप, फुल्ली स्टेराइल, फुल्ली फर्टाइल या पार्शियल फर्टाइल इसमें बनते हैं, ठीक है। और इसमें F1 हाइब्रिड को जो स्टेराइल बनता है जब इंटर जेनेरिक क्रॉस करवाते हैं तब उसको आप उसकी फर्टिलिटी को रिस्टोर कर सकते हैं बाय द ट्रीटमेंट ऑफ कॉल्चिसिन, और एम्ब्रियो रेस्क्यू भी हम कर सकते हैं। वैसे अभी थोड़ा सा डिटेल से बताया कि फुल्ली फर्टाइल हाइब्रिड किस में बनते हैं। फुल्ली फर्टाइल हाइब्रिड का मतलब कि सारे के सारे F1 पूरे के पूरे फर्टाइल
कोई भी स्टाइल नहीं, सब सीड प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, जो क्रोमोसोम होमोलॉजी ज़्यादा होता है, उनका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है क्रॉप का वो ज़्यादा सिमिलर है, इस वजह से ऐसा होता है। और एग्जांपल के लिए फुल्ली फर्टाइल हाइब्रिड किस में हुए हैं, कॉटन, व्हीट और सोयाबीन के अंदर। और कॉटन का एग्जांपल लेते हैं, कॉटन के अंदर 2 स्पीसीज़ है, गोसिपियम हिरसुटम और बार्बाडेंस का क्रॉस करवाएंगे, जिससे एक टेट्राप्लॉइड स्पीसीज़ बनेगी 52। तो अब जो ये क्रॉस है वो हाईली सक्सेसफुल है, फुल्ली फर्टाइल है, ऑल अपन विल बी फर्टाइल। या गोसिपियम आर्बेरियम और हर्बेशियम का क्रॉस करवाए, ठीक है, तो ये वाला भी हाईली सक्सेसफुल है। और पार्शियल फर्टाइल में क्या होगा, इनकी क्रोमोसोम होमोलॉजी यानी कि जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द क्रोमोसोम ऑफ 2 डिफरेंट स्पीसीज वो कम होता है, सिमिलरिटी कम होती है उनके जेनेटिक, ठीक है, क्रोमोसोम होमोलॉजी कम है, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में सिमिलरिटी कम है, उसकी वजह से ये पार्शियली फर्टाइल प्रोसेस बनते हैं। और एग्जांपल क्या है, व्हीट, कॉटन और टोबैको। एग्जांपल के लिए कॉटन में आप यदि क्रॉस करवाएंगे, थुरबेरी क्या है, गोसिपियम थुरबेरी जिसका जीनोम क्या है, डीडी है, और गोसिपियम हिरसुटम जिसका जीनोम क्या है, कैपिटल ए और कैपिटल डी, ठीक है। थुरबेरी क्या है, एक प्रकार का वाइल्ड स्पीसीज़ है कॉटन की, और हिरसुटम क्या है, ये कल्टिवेटेड स्पीसीज़ है। तो इन दोनों के बीच में जब क्रॉस करवाते हैं तो इसमें जो हाइब्रिड जो बनते हैं ना, वो आधे फर्टाइल होते हैं, आधे स्टेराइल होते हैं, ठीक है। और इनका जो क्रोमोसोम 26 होता है, 13 क्रोमोसोम हिरसुटम से आते हैं, 13 क्रोमोसोम थुरबेरी से आते हैं, ठीक है। तो 13 ऐसे करें 26, क्योंकि ये 13 क्रोमोसोम जो स्टेराइल आए हैं या फर्टाइल आते हैं, क्रोमोसोम होमोलॉजी इनमें ही पूरी सेट हो पाती है। बाकी की जो क्रोमोसोम जो 52 में से में देखिए 13 ही आए, तो रिमेनिंग कहाँ चले गए, तो रिमेनिंग क्रोमोसोम में क्या होमोलॉजी नहीं होती है, तो होमोलॉजी नहीं होती है तो उनमें आपस में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, तो वो एलिमिनेट हो जाते हैं, तो इस हिसाब से हो जाता है। और थर्ड है फुल्ली स्टेराइल, यानी कि यहाँ पे जब इंटर स्पेसिफिक क्रॉस करवाओगे तो सारे के सारे हाइब्रिड क्या होंगे, स्टेराइल होंगे, क्योंकि उनमें क्रोमोसोम होमोलॉजी है, या उनका बोल दो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में सिमिलरिटी 0 है, कोई सिमिलरिटी नहीं है। तो उसके लिए फुल्ली जो स्टेराइल हाइब्रिड्स होते हैं उनको सक्सेस कराने के लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पे कोल्चिसिन ट्रीटमेंट देते हैं। कोल्चिसिन ट्रीटमेंट क्या करता है, क्रोमोसोम सेग्रीगेशन को स्टॉप कर देता है। एग्जाम्पल है कॉटन का, आर्बोरियम और थुरबेरी में, गोसिपियम थुरबेरी में क्रॉस करवाते हैं तो क्या होता है, एफर्ट क्या होता है, स्टेराइल बनते हैं। अब इस स्टेराइल हाइब्रिड को हम कोल्चिसिन ट्रीटमेंट दे देते हैं, जिससे क्या है, फर्टाइल एम्फी डिप्लॉइड स्पीसीज बनती है, जो कि फर्टाइल होती है, ठीक है। एम्फी डिप्लॉइड यानी कि 2 डिफरेंट स्पीसीज में क्रॉस करवा के जो एफर्ट जनरेट होता है वो उसको बोलते हैं एम्फी डिप्लॉइड, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। प्रॉब्लम क्या है, वाइड क्रॉसेस जो करवाते हैं उसमें प्रॉब्लम क्या आती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि उनकी क्रोमोसोम होमोलॉजी या जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन वो सिमिलर नहीं है। सिमिलर नहीं होने की वजह से क्या होता है, क्रॉस इनकॉम्पेटिबिलिटी आ जाती है, आपस में क्रॉस सक्सेस ही नहीं होती है, ठीक है। हाइब्रिड यदि बन भी गया तो वो वाइबल नहीं है हाइब्रिड, ठीक है। हाइब्रिड यदि वो बन गया वाइबल नहीं होगा, वो मतलब जिंदा नहीं रहेगा, जैसे उसको सीड को उगाएंगे वो जिंदा नहीं रहेगा, ठीक है। 2 क्रॉसेज है, क्रॉस कर लिया, सक्सेस हो गया, ठीक है, क्रॉसिंग हो गया, मतलब कि पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट से सीड बन गया। अब उस सीड को आप उगाएंगे तो वो सीडलिंग वाइबल नहीं है, ठीक है, मतलब सीडलिंग मर जाएगी, उसको बोलते हैं हाइब्रिड इन वाइबिलिटी। क्रॉस सक्सेस हो गया, सीड बन गया, सीड बन के भूमि में उगाया, तो उसमें भूमि में उगाने के बाद में वो सीड जर्मिनेट ही नहीं करता है या सीडलिंग ही मर जाती है, उसको बोलते हैं हाइब्रिड इन वाइबिलिटी। और थर्ड आता है हाइब्रिड स्टेरिलिटी, सीडलिंग बन गया लेकिन जैसे वो सीड बनेगा, उस जबकि जैसे क्रॉस हुआ, क्रॉस होके मतलब फर्टिलाइजेशन हो गया और सीड बन गया एम्ब्रियो से, और उगा दिया, सीडलिंग बन गया, सीडलिंग बन के फ्लावरिंग आ रहा है। अब जो ये सीड जो प्रोड्यूस कर रहा है वो सीड सारे के सारे क्या हैं, स्टेराइल है, या इसका पॉलन ग्रेन किसी में डाल रहे हैं तो वो सक्सेस नहीं हो रहा है, इसको बोलते हैं हाइब्रिड स्टेरिलिटी,
यानी कि F1 सक्सेस होने के बाद में वो सीड प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। एक तो है सीडलिंग ही मर गया, वो हाइब्रिड इनवायबिलिटी। एक सीड बन के वो काम का नहीं है, वो बोलते हैं हाइब्रिड स्टेरिलिटी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, आप समझना है इसको। और थर्ड लास्ट का है हाइब्रिड ब्रेकडाउन। हाइब्रिड ब्रेकडाउन का मतलब है कि आपका सपोज करो क्रॉस करवा के जाइगोट बन गया। फर्टिलाइजेशन के बाद में जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से सीड उगाया, सीडलिंग बन गया, सीडलिंग हो गया, फ्लावरिंग हो गई, फ्लावरिंग हो गया, क्रॉस हो गया, वो उससे क्रॉस से सीड बन गया। उस सीड को आपने नेक्स्ट जनरेशन में उगाया, उस नेक्स्ट जनरेशन में वो उगा के फिर वो उसका ब्रेकडाउन हो गया, मतलब वो फर्दर सीड प्रोड्यूस नहीं कर सकता, उसको बोलते हैं हाइब्रिड ब्रेकडाउन। ठीक है, समझ में आ गया होगा मेरे अंदाज से। हाइब्रिड इनवायबिलिटी यानी कि सीडलिंग सर्वाइव नहीं करती। हाइब्रिड स्टेरिलिटी यानी कि F1 का जो सीड स्टेराइल आ रहे हैं। हाइब्रिड ब्रेकडाउन यानी कि F1 के सीड उगा के फिर नेक्स्ट जनरेशन उगाते हैं, तो वो जनरेशन सक्सेसफुल नहीं रहती है। हाइब्रिड मतलब कि फर्दर जनरेशन में सक्सेस नहीं होता है, वो बोलते हैं हाइब्रिड ब्रेकडाउन। अब मैं बोला था कि आपको बताऊंगा एम्ब्रियो रेस्क्यू क्या होता है। एम्ब्रियो रेस्क्यू का मतलब होता है कि हम जब दो डिफरेंट जीनस के बीच में हम क्रॉस करवाते हैं तो वो जनरली स्टेराइल आते हैं, सक्सेसफुल नहीं है, तो उसको सक्सेसफुल कराने के लिए हम क्या करते हैं, एम्ब्रियो रेस्क्यू करते हैं। एम्ब्रियो रेस्क्यू का क्यों करते हैं, क्योंकि जब दो क्रॉस करवाते हैं तो उसका एम्ब्रियो बनता है जाइगोट से, तो एक एंडोस्पर्म होता है ना, एंडोस्पर्म होता है और एम्ब्रियो होता है। तो एंडोस्पर्म क्या करता है, एम्ब्रियो को देता है फूड, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। तो होता क्या है, वाइड हाइब्रिडाइजेशन के अंदर एंडोस्पर्म उसे फूड नहीं दे पाता है ना। अगर उसे फूड नहीं मिलेगा एम्ब्रियो को, तो वो एम्ब्रियो आगे जाके कैसे वो सीड बना पाएगा, कैसे प्लांट प्रोड्यूस करेगा, वो नहीं कर सकता। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, एम्ब्रियो को यदि उसे फूड नहीं मिल रहा है एंडोस्पर्म से, तो हम उस एम्ब्रियो को वहाँ से डाइसेक्ट कर लेते हैं, वहाँ से उसको निकाल लेते हैं, और निकाल के क्या करते हैं, टिश्यू कल्चर मीडिया में डाल देते हैं, और वहाँ से उसको फूड प्रोवाइड करा देते हैं। जो मीडिया होता है टिश्यू कल्चर का, वो मीडिया उसे फूड देता है एम्ब्रियो को। ठीक है, तो वो फिर वहाँ से वो एम्ब्रियो ग्रोथ करेगा और प्लांटलेट्स बना देगा, और फिर प्लांटलेट्स को फील्ड में उसको पहले तो ग्रीन हाउस में ले जाओ, वहाँ से उसकी अडेप्टेशन होगी, अडेप्टेशन होके फिर उसको फील्ड में ले जाना है। और ये एम्ब्रियो रेस्क्यू, ये होडियम वल्गर और सिकल सीरियल में क्या है, यानी राई और ये आपका बार्ले के अंदर ये प्रोसेस हुआ, जो कि सक्सेसफुल नहीं था, बाद में उसका एम्ब्रियो रेस्क्यू करके सक्सेस करवाया था। और ये एम्ब्रियो कल्चर है, उसका ये प्रोसीजर है, मतलब कुछ नहीं होता, एम्ब्रियो को डाइसेक्ट करना है सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट में, 3 to 5 days आफ्टर द पॉलिनेशन, मतलब 4-5 दिन के बाद में वो पॉलिनेशन होने के बाद में एम्ब्रियो बन जाता है। तो एम्ब्रियो बन के उसको वहाँ से निकाल लेना है, निकाल के क्या करना है, उसको अगार मीडियम में ट्रांसफ़र कर देना है। ठीक है ना, अगार मीडियम में ट्रांसफ़र करने के बाद में उस एम्ब्रियो ग्रोथ करेगा, ग्रोथ करके एक प्लांटलेट्स यानी छोटे छोटे प्लांट्स बना देगा। वहाँ से फिर इसको जो ग्रीन हाउस के अंदर जो छोटे छोटे पॉट्स है वहाँ पे उसको ट्रांसफ़र कर देना है। ठीक है, वहाँ उसकी अडेप्टेशन होगी, मतलब कि वहाँ पे थोड़े से कम कार्बन डाइऑक्साइड और हाई टेम्परेचर, कम पानी वगैरह दिए जाते हैं, जिससे उसमें हार्डनिंग आ जाती है। मतलब कि बाहर का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है जो कि एक्सट्रीम हो सकता है, उसमें सर्वाइव कराने के लिए उसकी हार्डनिंग की जाती है। अब हार्डनिंग करने के बाद में फिर उसको फील्ड में भेजा जाता है डायरेक्ट। तो ये एम्ब्रियो कल्चर का प्रोसीजर है छोटा सा। अब देखो इसमें करवाया है एम्ब्रियो रेस्क्यू बार्ले के अंदर 2 का क्रॉस करवा रखा है, होडियम वल्गर क्रोमोसोम नंबर 1=14 और दूसरा है होडियम बल्बोसम जो कि वाइल्ड रिलेटिव है बार्ले का, मतलब इसकी वाइल्ड स्पीसीज है इसकी बार्ले की, बल्बोसम होता है, जिसका क्रोमोसोम नंबर 2x=14 है ना, दोनों का 14 है। तो यहाँ पे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ये मैं बता देता हूँ कि होडियम बल्बोसम का, तो बल्बोसम में होता क्या है कि ये इसमें क्रोमोसोम एलिमिनेशन हो जाता है इसमें अपने आप ही। इस बल्बोसम का किसी भी स्पीसीज़ के साथ आप क्रॉस करवाएंगे तो F1 के अंदर क्या करता है, बल्बोसम अपने क्रोमोसोम को एलिमिनेट कर देता है, अपने क्रोमोसोम को रिमूव कर देता है वहाँ से F1 से। ठीक है, अब तो फिर क्रोमोसोम जब आप होडियम वल्गर का क्रॉस बल्बोसम से करवाएंगे तो क्या होगा, F1 बनेगा और F1 में बल्बोसम होडियम बल्बोसम अपने क्रोमोसोम को एलिमिनेट कर देगा, तो 2n=7 ही बचेगा, जबकि F1 के अंदर 2n=14 होना चाहिए, तो 7 ही बचता है।
अब ये 7 ही बचता है, तो अब यहाँ पे हम क्या रहे, क्या अब वहाँ से जायगोट था, जायगोट में 7 एलिमिनेट हो गए, 7 ही बचे। तो और वहाँ अब वहाँ क्या करना है हमको, इसको सक्सेस कराने के लिए इसके हाइब्रिड को क्या करना है, उस एम्ब्रियो को निकाल के टिश्यू कल्चर मीडिया में डाल देना है। वहाँ से वो एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से प्लांटलेट्स और फिर कंप्लीट प्लांट बनेगा। यानी कि यहाँ पे आप एम्ब्रियो रेस्क्यू टेक्निक काम में ले सकते हैं, हाँ, टू मेक सक्सेसफुल हाइब्रिड। ठीक है। और ये जो टेक्निक है एक जगह और काम में ली जाती है कि हैप्लॉइड प्रोडक्शन आपको करना हो तो। अब यहाँ पे 7 तो एलिमिनेट हो गए, 7 ही क्रोमोसोम बचे हैं होडियम वल्गेर के, तो सारे 7 इसको टिश्यू कल्चर कर दो, सारे के सारे प्लांट जितने भी बनेंगे सारे के सारे यूनिफॉर्म एक जैसे और हैप्लॉइड होंगे। ठीक है ना। तो ये है इसका यूज है होडियम बल्बोसम का, और जिसका स्पेसिफिक फीचर है ये अपने क्रोमोसोम को एलिमिनेट कर देता वाइल F1 जनरेशन। अब इस नेक्स्ट लाइन में ये दिखाया गया है कि जो वाइड हाइब्रिडाइजेशन में कितना सारा प्रॉब्लम है, इन क्रॉस इनकॉम्पेटिबिलिटी है, हाइब्रिड ब्रेकडाउन है, हाइब्रिड इनवाइबिलिटी है, हाइब्रिड स्टेबिलिटी है। तो इतने ये सारे सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, तो उसको सक्सेसफुल हमें को कराना है। तो कैसे करा सकते हैं वो चीज़ें यहाँ दिखा रखी है कि सिलेक्शन ऑफ प्लांट्स, कि ऐसे प्लांट को सिलेक्शन करो कि वो क्रॉसेस के लिए कंपेटिबल हो, है ना। जो इनकम्पेटिबल क्रॉसेस को मत सेलेक्ट करो, ऐसे पेरेंट को मत सेलेक्ट करो जो इनकम्पेटिबल हो, कंपेटिबल वालों को सेलेक्ट करो। सेकंड है रेसिप्रोकल क्रॉस करवाओ, कि जैसे मूंग और उड़द का क्रॉस करवाते हैं, विग्ना मूंग और विग्ना रेडिएटा के बीच में जैसे क्रॉस करवाते हैं। ठीक है। तो मूंग और उड़द के बीच में आप क्रॉस करवाएंगे, पल्सेस है दोनों, तो ये क्रॉस कंपेटिबल है। लेकिन जैसे उड़द को यदि फीमेल लेंगे और मूंग को यदि मेल लेंगे तो ये क्रॉस इनकम्पेटिबल होता है। तो यानी कि आप रेसिप्रोकल क्रॉस करवा के, यानी कि मेल फीमेल को चेंज करके आप प्रोसेस को सक्सेसफुल कर सकते हो। ठीक है ना। सेकंड पॉइंट ये है। और थर्ड पॉइंट क्या है, मैनिपुलेशन ऑफ प्लॉइडी लेवल, यानी कि जैसे 2 पेरेंट का यदि क्रॉस करवाएंगे या 2 स्पीसीज़ का आप क्रॉस करवाएंगे तो होता क्या है, जैसे ही आप गैमेट फॉर्मेशन होगा पेरेंट का, तो जैसे 14 क्रोमोसोम P1 पेरेंट के, 14 भी दूसरे पेरेंट के, तो 14 क्रोमोसोम से 7 क्रोमोसोम आएंगे इधर से, और मेल से भी 7 आएंगे। तो क्या करो, ये सक्सेस नहीं हो रहा है, तो क्या सक्सेस कराने, क्या जो P1 पेरेंट है या P2 पेरेंट है, किसी एक पेरेंट का उसके क्रोमोसोम को डिप्लॉयड ही रहने दो, अनरेड्यूस गैमेट बनाओ, रेड्यूस गैमेट बनाओ, 7 मत लो उसका। 7 क्रोमोसोम जो बन रहा है गैमेट फॉर्मेशन के दौरान, तो 7 को 7 नहीं रहने देना है, उसको 14 क्रोमोसोम, यानी कि उसको डबलिंग कर दो उसकी क्रोमोसोम की, तो उसका 14 क्रोमोसोम आएगा, इधर से 7 आएगा, तो 21 क्रोमोसोम होगा। इसको कोल्चिसिन ट्रीटमेंट दे दो, फिर ये 42 हो जाएगा, तो हाइब्रिड सक्सेसफुल हो जाएगा फिर। ठीक है ना। मैनिपुलेशन ऑफ पॉलिटी लेवल, यानी कि उसका जो जीनोम है उसको डिप्लोइडाइजेशन कर देना, उसको हैप्लॉइड नहीं रहने देना, उसको डिप्लॉइड कर देना। और फोर्थ पॉइंट है ब्रिज क्रॉसेस बना देना, यानी कि 2 जैसे सपोज करो निकोशियाना रेपेंडा, यानी कि टोबैको को बोलते हैं निकोशियाना रेपेंडा और निकोशियाना रेपेंडा, और इसकी वाइल्ड स्पीसीज है, तो इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाते हैं वो इनकम्पेटिबल है। निकोशियाना रेपेंडा सिल्वेस्ट्रिस के बीच में क्रॉस करवाएंगे, ये कंपेटिबल है। निकोशियाना सिल्वेस्ट्रिस और टेबेकम का क्रॉस कंपेटिबल है। तो हुआ क्या यहाँ पे देखिए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि रेपेंडा और टेबेकम के बीच में क्रॉस करवाया तो इनकम्पेटिबल है, लेकिन जैसे निकोशियाना रेपेंडा का सिल्वेस्ट्रिस के साथ क्रॉस करवाया तो कंपेटिबल हो गया। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, एक तीसरी स्पीसीज ले लेते हैं जो कि उस क्रॉस को सक्सेस कराने, मतलब कि उस क्रॉसेस को सक्सेस कराने के लिए आप तीसरी स्पीसीज के साथ क्रॉस करवाते हैं। यानी सपोज करें A × B, ये क्रॉस सक्सेस नहीं है, तो हम क्या करेंगे, A × B × C कर देना है, यानी कि C स्पीसीज का क्रॉस A से कराओ, फिर जो क्रॉस आएगा उसका क्रॉस B से करवाना है। A × B सक्सेस नहीं है तो क्या करना है, A का क्रॉस C से करवा दो, जो आएगा। अब इसके जीन आ गए हैं C में, अब C का क्रॉस आप B से करवा दो। ठीक है, मतलब A के क्रॉस C में आ गए हैं, तो जो जीन डिजायबल जो प्लांट होंगे आपको उनको सेलेक्ट करना है। तो A के जीन आ गए C में, आप अब C का क्रॉस वापस से करवा देना B से, तो इनडायरेक्टली A के जीन B में आ गए हैं, ट्रांसफ़र हो गए हैं।
तो यानी कि हमें तीसरी स्पीसीज लेके प्रोसेस को सक्सेसफुल करवाते हैं, इसको बोलते हैं ब्रिज प्रोसेस। यानी कि 2 स्पीसीज में क्रॉस नहीं हो रहा है तो हम थर्ड स्पीसीज लेते हैं टू मेक सक्सेसफुल क्रॉस और हाइब्रिड। ठीक है, तो ये ब्रिज प्रोसेस होता है। पोलन का मिक्सचर लो, यदि जो पोलन सपोज करोगे आपके पोलन ले रहे हैं वो इनकम्पेटिबिलिटी या स्टेरिलिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो क्या करें आप ऐसे पोलन का मिक्सचर लो जो कि कंपेटिबल हो, यानी कि कंपेटिबल पोलन और इनकम्पेटिबल पोलन, है ना। तो उन दोनों का मिक्सचर लेके मिक्सचर पोलन को क्रॉस करवाओ, उसका पॉलिनेशन करो उसका। और या पिस्टिल, 6 पॉइंट है मैनिपुलेशन ऑफ पिस्टिल। तो इसमें क्या है, जो पिस्टिल होती है मतलब पिस्टिल के ऊपर जो पिस्टिल है, पिस्टिल का सबसे टॉप पोर्शन होता है स्टिग्मा, तो स्टिग्मा को थोड़ा सा ऊपर से कट कर दो। तो क्या होता क्या कई बार कि जैसे पोलन सेटल डाउन होता है स्टिग्मा की सरफेस पे, तो वो हार्ड सरफेस होने की वजह से, स्टिग्मा की जो हार्ड सरफेस होने की वजह से वो सक्सेस नहीं होता है, वो पोलन ट्यूब फॉर्मेशन नहीं कर पाता या जर्मिनेशन नहीं करता है। तो स्टिग्मा की अपर सरफेस से काट देंगे तो क्या होगा, वो पोलन डायरेक्ट एंटर करेगा, या उसको रफ भी बना सकते हैं स्टिग्मा की सरफेस को, और पोलन डायरेक्ट सेटल डाउन होगा, पोलन ट्यूब बनाएगा। और कई बार ऐसा होता है मेज के अंदर भी ऐसा करते हैं कि मेज का जो होता है ना स्टाइल वाला पार्ट होता है ना, बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। पिस्टिल में जो स्टाइल होता है स्टिग्मा के नीचे वाला पोर्शन, तो वो बहुत बड़ा होता है, तो उसको आधा काटने से क्या होगा, जो पोलन ट्यूब का जो ग्रोथ है बहुत ज़्यादा चाहिए उसमें, तो वो पोलन ट्यूब का ग्रोथ कम होके भी वो फर्टिलाइज कर देगा। ठीक है, तो ये मैनिपुलेशन ऑफ पिस्टिल है। 7 पॉइंट है कि आप हार्मोन वगैरह काम में ले लो, इंडोल एसिटिक एसिड, नेफ्थलिक एसिड से एसिटिक एसिड 2,4-D, है ना, 2,4-डाई कार्बोलो ऑक्सिलो एसिटिक एसिड बोलते हैं 2,4-D को, और जिब्रेलिक एसिड, यानी ऑक्सिन साइटोकाइनिन वगैरह, ये जिब्रेलिक एसिड वगैरह काम में लेके आप प्रोसेस को सक्सेसफुल बना सकते हैं, यानी स्प्रे कर दो फील्ड के अंदर। तो क्या होगा, तो पोलन का ग्रोथ है, पोलन ट्यूब का जो ग्रोथ है वो ज़्यादा सक्सेसफुल होगा, हाइब्रिड बनने में हेल्प करेगा। फिर प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन करा सकते हैं, 8th पॉइंट ये है। प्रोटोप्लाज्म का क्या मतलब होता है कि जो सेल वाल है उसको हटा दो, है ना। दोनों प्लांट का सेल, जो जैसे सपोज 2 प्लांट का क्रॉस करवाना है जो कि सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, तो इसका एक प्लांट का सेल लो, दूसरे प्लांट का भी सेल ले लो, उन दोनों का फिर क्या कर देना है, प्रोटोप्लाज्म निकाल देना है, यानी सेल वाल डिग्रेडिंग एंजाइम देके दोनों का सेल वाल रिमूव कर देना है, रिमूव करके दोनों का प्रोटोप्लाज्म आ जाएगा। फिर पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल एक केमिकल होता है, वो देके दोनों का फ्यूज हो जाता है, दोनों के प्रोटोप्लाज्म होते हैं वो फ्यूज हो जाते हैं, और जिससे फ्यूज हो गया फिर वो फ्यूज होने के बाद में उससे जायकोट बनेगा, जायकोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से सीड वगैरह प्लांटलेट्स तैयार हो जाएंगे, है ना। टिश्यू कल्चर कर देना फ्यूजन के बाद में, प्रोटोप्लास्ट के फ्यूजन के बाद में टिश्यू कल्चर कर देना, आपका प्लांटलेट्स तैयार हो जाएंगे इन टिश्यू कल्चर मीडिया, है ना। बस इतना सा बताना प्रोटोप्लास्ट क्या होता है। प्रोटोप्लास्ट यानी कि जो सेल वाल रिमूव करने के बाद में जो बचता है वो प्रोटोप्लास्ट होता है। ठीक है, 9th पॉइंट है कि एम्ब्रियो रेस्क्यू, ये तो आपको शुरू में बताया था कि एम्ब्रियो रेस्क्यू से कैसे 2 क्रॉस से सक्सेसफुल नहीं होना, तो उनका एम्ब्रियो को डायसेक्ट कर लो, निकाल के टिश्यू कल्चर कर दो उसको इन विट्रो, तो आपका हाइब्रिड सक्सेसफुल हो जाएगा। अब रोल क्या है कि वाइड हाइब्रिडाइजेशन के, हाँ, तो रोल क्या हो सकते हैं आपके, मतलब कि डिजीज रेजिस्टेंस के जो जीन आपका, जैसे कॉटन में जीन टोमेंटम, गोसिपियम टोमेंटम और गोसिपियम आर्बोरियम से जीन ट्रांसफ़र हुआ है, गोसिपियम हिस्पुटम और बारबाडेंस के अंदर। ऐसे ही ओकरा यानी भिंडी के अंदर येलो मोजेक वायरस रेजिस्टेंट जीन एबलमोस्कस मैनीहोट से एबलमोस्कस एस्कुलेंटस में जीन, एस्कुलेंटा में जीन ट्रांसफ़र हुए हैं। एराकिस मेंटिकोला से जीन एराकिस हाइपोजिया में ट्रांसफ़र हुए हैं। लीफ चेविंग इंसेक्ट के रेजिस्टेंस के लिए, रस्ट रेजिस्टेंस के लिए वीट के अंदर एग्रोपायरन वाइल्ड स्पीसीज है वीट की, उससे जीन लेके ट्रिटिकम एस्टाइवम में जीन ट्रांसफ़र हुए। और टोबैको के अंदर टोबैको मोजेक वायरस है, उसके लिए निकोशिया रेपंडा से ये मोजेक वायरस के रेजिस्टेंट जीन लेके टेबेकम में ट्रांसफ़र हुए हैं। तो ये इसका ये इम्पोर्टेंस है कि ये जीन मतलब डिजीज रेजिस्टेंस, इंसेक्ट रेजिस्टेंस के लिए जीन ट्रांसफ़र है। ऐसे कॉटन में फाइबर क्वालिटी का जीन, पोटैटो में स्टार्च कंटेन का जीन, फ्रोस्ट रेजिस्टेंस का जीन, यानी कि बहुत ज़्यादा कोल्ड पड़ता है तो पोटैटो ख़राब हो जाता है ना, तो उससे बचाने के लिए फ्रोस्ट रेजिस्टेंट जीन होते हैं, है ना, कोल्ड रेजिस्टेंट जीन भी बोल सकते हैं।
टोमेटो में कैरोटीनॉइड्स कंटेन, यानी इसका जो कलर रहता है ना, लाल कलर, ज़्यादा अच्छा लाल कलर का टोमेटो दिखाई दे, तो उसके लिए भी जीन है टोमेटो के अंदर लिया है। लाइकोपर्सिम की जो वाइल्ड स्पीसीज है वहाँ से। पाम में ऑयल क्वालिटी के जीन ट्रांसफ़र हुए, राइस ओट राई में प्रोटीन क्वालिटी के लिए जीन ट्रांसफ़र हुए, है ना। तो इस हिसाब से मतलब कि हम वाइल्ड स्पीसीज़ में जो भी अच्छे जीन्स हमें मिलते हैं उनको डिस्कवर करना, डिस्कवर करके थ्रू डिस्टेंस हाइब्रिडाइजेशन और के थ्रू हम जीन ट्रांसफ़र कर देते हैं। यदि प्रोसेस यदि स्टेराइल है या इनकम्पेटिबल है तो उनको कंपेटिबल कराने के लिए जो आपको मैंने बताया शुरू के अंदर, पोलन मिक्सचर लो, रेसिप्रोकल प्रोसेस कराओ, प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन कराओ, एम्ब्रियो रेस्क्यू करो, एक कल्चर ट्रीटमेंट दो, पिस्टिल को ऊपर से काट दो, तो ये वाली चीज़ें हैं वो आप कर सकते हैं। लिमिटेशन फिर से मैं बता दूँ, लिमिटेशन तो वही थी शुरू में जो बताया था, इनकम्पेटिबल क्रॉस बन रहे हैं, हाइब्रिड डिस्टिलिटी आ रही है, हाइब्रिड ब्रेकडाउन हो रहे हैं, हाइब्रिड और क्या हो रहे हैं, इनवाइबल हो रहे हैं, नई नई स्पीसीज़ क्रिएट हो जाती है। आप चाहते तो क्या हो कुछ और जाता है। रेफिनोब्रेसिका इसलिए सक्सेसफुल नहीं होता, जो चाहता था वो उल्टा हो गया। रेफनस सेटावा यानी मूली का उसको रूट चाहिए था, जड़ चाहिए था, ब्रेसिका ओलेरेसिया का उसको लीव्स चाहिए था, उल्टा हो गया। रेफनस जो एफन बना उसका क्या हो गया, रेफनस सेटावा का तो वो बन गया, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लीफ बन गया, और ब्रेसिका ओलेरेसिया का उसको लीव चाहिए था, उसकी रूट बन गई, तो उल्टा हो गया, तो वो किसी काम का नहीं रहा। और जनरली वो फिर बाद में पशुओं मतलब एनिमल को फोडर के रूप में काम में लिया गया वो फिर, लेकिन टिटिकल सक्सेसफुल रहा था, ठीक है। और होमोलॉजी नहीं होते हैं, होम्योलोगस क्रोमोसोम बन जाते हैं, एक स्पेसिफिक क्रोमोसोम सेगमेंट होता है तो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। अनडिजायबल लिंकेजेस आ जाती हैं, यानी सब अनडिजायबल लिंकेजेस का मतलब है कि दो जीन है, मतलब एक दो जीन है वो आपस में बहुत ज़्यादा अटैच हो गए हैं, तो एक्चुअल में एक फर्स्ट वाला जीन वो अच्छा जीन था, ज़्यादा हाई यील्डिंग था या डिजीज रेजिस्टेंस का, लेकिन जब से वाइल्ड स्पीसीज के साथ क्रॉस करवाया तो वो जीन का सप्रेशन हो गया, मतलब वो जीन रेजिस्टेंस प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा है, वो जीन रेजिस्टेंस प्रोड्यूस नहीं कर रहा है क्योंकि उसके साथ वो वाइल्ड में से एक अनडिजायबल जीन के साथ में वो अटैच हो गया, तो उस अटैचमेंट के कारण, उस बॉन्डिंग के कारण क्या वो जीन का एक्सप्रेशन नहीं हो रहा है फर्दर जनरेशन में, तो अनडिजायरेबल लिंकेज हो गई, मतलब काम के जीन भी आपके सप्रेस हो गए हैं, उसको बोलते हैं अनडिजायरेबल लिंकेज। प्रॉब्लम होती है जो ओलिगोजीन या क्वांटिटेटिव ट्रेट्स है उनके ट्रांसफर में, वो नहीं है, होम्योलॉजी नहीं है क्रोमोसोम में, फ्लावरिंग नहीं हो रही है F1 में, हाइब्रिड स्टेरिलिटी आ रही है, और जैसे इम्प्रूव्ड वेराइटी है डिस्टेंस हाइब्रिडेशन के काम में लेते हैं तो कई बार हाइब्रिड ब्रेकडाउन हो जाता है, फर्दर जनरेशन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलता ही है, डिजीज ससेप्टिबिलिटी भी आ जाएगी, या वो सीड नहीं बना रहा है फर्दर जनरेशन में, डोरमेंसी आ रही है, हाँ, मतलब फ्लावरिंग पीरियड है उसमें सीड उगा रहे हैं, सीजन है, लेकिन फिर भी वो उग नहीं रहा है, डोरमेंट है। लेकिन जितनी भी लिमिटेशन हो कुछ हो, फिर भी ब्रीडर ने बहुत सारे अचीवमेंट्स किए हैं, और वो अचीवमेंट्स हैं जैसे कॉटन के अंदर MCU2, MCU5 और खांडवा 1 और 2 ये वैरायटी डेवलप हुई है, और बहुत फेमस पल्मलेट की और नेपियर ग्रास है, फोडर है ये, उस दोनों का क्रॉस करवा के फेमस हाइब्रिड बना है, जयवंत और यशवंत नाम के, अच्छा हाइब्रिड है ये, मतलब फोडर में काम में लिए जाते हैं। और इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड कॉटन के अंदर लारा लक्ष्मी, सावित्री, DCH32, NBH12, DH7 और DH9 एट्सेट्रा, ये हाइब्रिड बने हैं कॉटन में, बहुत सारे हैं ये भी। और प्रभानी क्रांति भिंडी की एक वैरायटी है जो कि सक्सेसफुल रही है, ये सब डिस्टेंस हाइब्रिडाइजेशन के ही एग्जाम्पल है। तो बच्चों आई थिंक तुमको लगभग समझ में आ गया होगा, डिस्टेंस हाइब्रिडाइजेशन यानी इंटर स्पेसिफिक क्रॉस या इंटर जेनेरिक क्रॉस को बोला जाता है, और इसमें काफ़ी प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम होने के बाद में भी उनके रिमूव के टेक्निक्स आपको बताई यहाँ मैंने, तो आपको अच्छे से पढ़ना है कि क्या लिमिटेशन है और उन लिमिटेशन को हाउ टू यू विल ओवरकम। तो ये दो चीज़ों को अच्छे से देख लेना विद एग्जांपल, है ना, रेफेनोब्रेसिका टिटिकल का देख लेना किसका किसका ये क्रॉस है, और फिर भी कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो गूगल क्लासरूम में यू कैन सेंड मी क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।